नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बैंकिंग अवेयरनेस का लेक्चर नंबर 8। दोस्तों, हो सकता है वीडियो के स्टार्टिंग में 15-20 सेकंड तक आपको क्वालिटी क्लियर ना मिले। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने कंप्रेशन यूज़ किया है, इसलिए आप वीडियो को एग्जिट ना करें, वीडियो को पूरा देखें। आपको आज जो है काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा जो कि एग्ज़ाम में आता है। दोस्तों, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ बॉटम राइट पर उनको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, इसको आप क्लिक कर दें और बेल बटन को दबा दें तो आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगी। अगर आपको ये सब्सक्राइब बटन यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस एस्पिरेशंस टाइप कीजिए जो कि हमारे चैनल का नाम है। आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल दिखेगा, उसके ऊपर आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, आप उस पर क्लिक कीजिए और साथ में एक बेल आइकन बना होगा, उस बेल को भी क्लिक कीजिए ताकि जो है टैप कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों, ये काम ज़रूर कर लीजिए। आप प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी वीडियोस जो अभी तक हम लोग अपलोड कर चुके हैं वो सारी देख सकते हैं। अभी तक बैंकिंग अवेयरनेस के भी लगभग 7 लेक्चर हम लोग अपलोड कर चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, उसमें MCQs भी हैं, तो आप वो देख लीजिए। इंश्योरेंस अवेयरनेस भी हम लोग कर चुके हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस भी कर चुके हैं काफ़ी अपलोड, क्वांट की भी वीडियोस की हैं, इंटरव्यू की भी वीडियोस की हैं। तो आप ये देख सकते हैं, आपको ये सारी की सारी वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आप एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ भी आपको पे नहीं करना है और बस आप नॉलेज गेन कीजिए, यही हमारी कोशिश है। दोस्तों, चलिए अब फिर हम सीधे अब आज के लेक्चर में बढ़ते हैं। आज हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का चैप्टर लेने वाले थे, पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कुछ ऐसी टर्म्स थी उस चैप्टर में जो मैं चाहता था कि पहले आपको वो टर्म्स समझा दूं। वो टर्म्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट उठ के भी आती हैं, इसलिए आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा अगर आप वो पहले टर्म्स पढ़ लेंगे, थोड़ी सी वर्किंग समझ लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर पे। दोस्तों देखिए, आज का टॉपिक मैं लेने वाला हूँ लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स ऑफ बैंक, कि बैंक की क्या लायबिलिटीज़ होती हैं और क्या उसकी एसेट्स होती हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में मैंने इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन देखे हैं, इसलिए आप इसको समझिएगा। आज समझने का पार्ट ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं इसको एक बार। दोस्तों, लायबिलिटीज़ और एसेट्स क्या होता है एक बार मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक कार खरीदी, ठीक है दोस्तों, कार खरीदी मैंने और उसके ऊपर लोन लिया। तो दोस्तों, मैंने लोन मान लीजिए 5 लाख का लोन ले लिया है बैंक से कार खरीदने के लिए। तो दोस्तों, ये 5 लाख जो है ये मेरी क्या है, लायबिलिटी हो गई है अब बैंक के ऊपर। बैंक से मैंने 5 लाख रुपए जो लिया है वो मेरी उधारी हो गई है, मेरे पे एक लायबिलिटी आ गई है कि मुझे 5 लाख का मेरे ऊपर लोन चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरी लायबिलिटी हो गई जो मुझे चुकानी है, ठीक है, मेरे ऊपर कर्जा है। दूसरा एक और केस समझिए। देखिए, मेरे पास एक घर है, मैंने इसकी EMI पूरी चुका दी है, पूरे 20 साल तक मैंने इसकी EMI चुका दी और इसके ऊपर बैंक का लोन खत्म हो गया। अब मैं कोई मान लीजिए दूसरा लोन लेने जा रहा हूँ, तो मान लीजिए अगर बैंक मुझसे पूछता है कि आपकी एसेट क्या क्या है, तो मैं कहूँगा ये देखिए, ये मेरा घर है जिसकी वैल्यू करीबन 50 लाख रुपए है और इसके ऊपर कोई लोन भी नहीं है, ये मेरी एसेट है, ठीक है। मतलब कि ये मेरी खुद का जो मैंने अभी तक जितना भी जमा किया है, जो भी मैं कैश जमा कर रखा है, जो भी मैंने फिक्स डिपॉजिट कर रखे हैं, मेरे पास गोल्ड पड़ा हुआ है, ये सब क्या है, मेरे एसेट्स हैं, ठीक है। और जो मुझे चुकानी है वो मेरी क्या है, लायबिलिटीज़ है। जैसे मैंने 5 लाख का लोन लिया था गाड़ी खरीदने के लिए बैंक से मैंने 5 लाख का लोन लिया था, तो ये मेरी लायबिलिटी है। मेरे पास घर है, मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास कैश है, मेरे पास FD है, ये सब क्या है, मेरी एसेट्स हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं आपको छोटा सा बता दिया। इसी तरह बैंक के भी कुछ लायबिलिटीज होती हैं और बैंक के भी कुछ एसेट्स होते हैं। तो आज हम वही जानेंगे कि क्या क्या होता है, लायबिलिटीज में क्या क्या आता है और एसेट्स में क्या क्या आता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। Banks are financial intermediaries which deal mainly in financial assets. This fact shows up well in their balance sheets, that is the statement of their liabilities and assets at a point of time. देखिए दोस्तों, बैंक क्या है, एक तरह के फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, पब्लिक के पास, जिसके पास पब्लिक से क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स, मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा है सबसे पैसा कलेक्ट कर लिया और उन सेक्टर्स को उन्होंने वही पैसा लोन दिया जिनको पैसे की ज़रूरत है। मतलब एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड गिव लोन्स एंड
डू द इन्वेस्टमेंट, यही बैंक का काम है। मतलब एक वो बीच वाले की तरह काम कर रहा है, बिचौलिया है बैंक। ये पब्लिक से पैसा ले रहा है और जिनको जरूरत है पैसा वो उनको दे रहा है, उन सेक्टर्स में पैसा को लिक्विडेट कर रहा है, आई मीन उस सेक्टर में पैसे को इंजेक्ट कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे पैसे की जरूरत है। जहाँ जिनके पास ज्यादा पैसा है उनसे पैसा ले लिया और उन सेक्टर्स में पैसा इंजेक्ट किया जहाँ पे पैसे की जरूरत है, किस तरह से, लोन देकर, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट किया बैंक ने, जो भी उसकी इच्छा है, ठीक है। और यही बैंक का मेन प्राइमरी फंक्शन होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। और ये सब चीज़ें, उनके जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं वो उनको अपनी बैलेंस शीट में दिखानी पड़ती है हर साल। ध्यान रखिए, बैंक के जो भी एसेट्स और बैंक की जो भी लायबिलिटीज़ हैं वो उनको अपनी बैलेंस शीट में शो करना पड़ता है। जो भी एनुअल जो बैलेंस शीट होगी उसके अंदर जो है एनुअली जो है पूरा का पूरा बैंक अपने एसेट्स और लायबिलिटी का पूरा डिस्क्रिप्शन देगा, स्टेटमेंट देगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लायबिलिटीज़ की। लायबिलिटीज़ मैंने पहले लिया है, ठीक है दोस्तों। लायबिलिटीज मतलब कर्जा, ध्यान रखिए, कर्जा जो आपके ऊपर चढ़ा हुआ है एक तरह से, ये मानिए। इसी तरह बैंक की क्या क्या लायबिलिटीज है, बैंक के ऊपर क्या क्या कर्जे हैं, हम उस तरह से समझेंगे इसको, ठीक है, लेमैन की भाषा में। पहला पढ़िए, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स। देखिए पेड अप कैपिटल क्या होता है और रिजर्व क्या होता है, ये चीजें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ये बैंक की क्या किस में आती है, लायबिलिटीज में आती हैं। देखिए, टुगेदर दीज कॉन्स्टिट्यूट ओन्ड फंड्स ऑफ द बैंक। Paid up capital is the amount of share capital actually contributed by owners of banks। देखिए बैंक, जब मान लीजिए कोई बैंक खोला जाता है, ठीक है, मान लीजिए, तो बैंक क्या करता है, अपने जो शेयर्स हैं, मतलब मान लीजिए एक तरह से आपको एक बैंक का भागीदार बना रहा है वो बैंक। मान लीजिए कि ये ABC बैंक है, ये नया बैंक खोला और इसको अब पैसे की जरूरत है, पेड अप कैपिटल चाहिए इसको। तो क्या है, इसने मान लीजिए इसने अपने एक लाख शेयर इशू कर दिए कि 1 लाख रुपए के 1 लाख शेयर जो है हम इस ABC बैंक के दे रहे हैं और हर शेयर की कीमत है 10 रुपए। और आम पब्लिक को ये पैसा जो है, आई मीन आम पब्लिक को ये बोला गया कि आप चाहे तो शेयर खरीद के आप इसका पार्ट बन सकते हैं, 10 रुपए आपको देने पड़ेंगे और आप एक शेयर ले सकते हैं। जिसको जितने मर्जी है उतने शेयर बैंक दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी, ठीक है। तो ये जो है शेयर होल्डर्स, ये जो पैसा पब्लिक जो ये शेयर खरीद रही है, उससे जो पैसा आएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पेड अप कैपिटल कहेंगे। पेड अप कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर्स, दैट इज शेयर होल्डर्स ऑफ बैंक, ठीक है। ध्यान रखिए, पेड अप कैपिटल क्या होता है, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, वो पैसा जो शेयर को बेच के आया है और किसने खरीदा होगा, वही शेयर होल्डर्स ने, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है, पेड अप कैपिटल कहलाता है, ठीक है। अगला आगे देखिए, प्रोविजंस क्या होते हैं दोस्तों और रिजर्व्स और प्रोविजंस में फर्क होता है, एक चीज ध्यान रखिए। रिजर्व्स जो है इट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम प्रोविजंस, ठीक है। अब पढ़ते हैं एक बार। रिजर्व्स आर रिटेन्ड अर्निंग्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ banks accumulated। The law requires that such reserves are built up and that not all the earned profits are distributed among the shareholders। चलिए हम इसको एक बार व्हाइट पेज पे समझते हैं, एक बार इसके बाद प्रोविजंस के बारे में भी समझेंगे। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा पढ़ेंगे तो। चलिए दोस्तों, सपोज मान लीजिए ये ABC एक बैंक है, ठीक है। इसने अपने कुछ 1000 शेयर मान लीजिए इशू किए थे और 10-10 रुपए का एक शेयर जो है वो दिया था। तो लोगों ने इसके शेयर खरीदे, मान लीजिए 10 लोगों ने यहाँ पे एक शेयर खरीद लिए, इसके पूरे के पूरे जो भी 1000 शेयर है 10 लोगों ने खरीद लिए, ठीक है। अब ABC बैंक कहता है कि जो भी हम लोग लोन बांटेंगे उससे जो भी हमें कमाई होगी, बैंक का काम क्या है, लोन बांटना, और क्या कहते हैं, मैंने आपको समझाया था कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया और वो जो है लोन बांट दिया। तो मान लीजिए 8% पे जो है लोगों से पैसा लिया और 14% पे लोगों को, दूसरे लोगों को पैसा दिया। तो ये जो 6% का इंटरेस्ट जो बैंक ने कमाया, इसी मार्जिन के ऊपर ही बैंक चलता है। तो बैंक ने ये कहा कि जो भी ये 6% है मान लीजिए, ठीक है ना, ये एक तरह से बैंक का प्रॉफिट हो गया। तो अब ये बैंक कहता है कि जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा हम अपने शेयर होल्डर्स को पैसा, उसका प्रॉफिट का जो भी हमारा शेयर होगा, प्रॉफिट जो भी आएगा उसका शेयर हम अपने शेयर होल्डर्स को भी देंगे, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि प्रॉफिट का कुछ शेयर होल्डर्स को भी मिलता है। तो सारा शेयर जो है ना, सारा जो प्रॉफिट है ना, वो शेयर नहीं करा जाता है। कुछ जो प्रॉफिट का पार्ट है वो अपने पास बैंक रख लेता है। वो किस लिए रख लेता है, उसी को हम लोग कहते हैं रिजर्व्स। क्या कहते हैं दोस्तों, रिजर्व्स। मतलब जो मान लीजिए अगर बैंक को 10,000 रुपए का
प्रॉफिट हुआ, उसमें से हो सकता है 10,000 में से मान लीजिए 8,000 रुपये जो है बैंक ने क्या किया, अपने शेयर होल्डर्स को जितने शेयर जिस प्रोपोर्शन में शेयर लिए हैं उसी प्रोपोर्शन में प्रॉफिट जो है वो इन सारे शेयर होल्डर्स को बट जाएगा 8,000 रुपये का। बाकी जो 2,000 रुपये हैं वो बैंक ने क्या किया, अपने रिजर्व फंड में रख लिया। क्या, और ये जो है रिजर्व जो है ये बैंक किस लिए यूज करेगा, हम अभी आपको लेंगे, बताएंगे कि क्यों कहाँ क्या यूज होता है इसका। तो देखिए, लॉ कहता है, बैंकिंग लॉ, बैंक रेगुलेशन एक्ट ये भी कहता है कि लॉ कहता है आपका कि रिजर्व्स को बढ़ाते चलना चाहिए। इस बार 2,000 किया, अगले बार 3,000, 4,000, ऐसे करके अपने रिजर्व को बढ़ाते रहना चाहिए। और जितना भी प्रॉफिट है वो सारा का सारा नहीं बांटना चाहिए, मतलब 10 का 10,000 नहीं बांटना है, आपको कुछ पार्ट बांटना है और कुछ पार्ट रिजर्व में रख लेना है। ठीक है, ये लॉ ही कहता है कि सारा प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर्स को नहीं देना चाहिए, कुछ जो पार्ट है प्रॉफिट का बैंक को अपने रिजर्व फंड के लिए रख लेना चाहिए, रिजर्व्स के लिए रख लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। दोस्तों, आपने प्रोविजनिंग के बारे में सुना होगा, ये टर्म जो है खासकर काफी आपने सुना होगा, प्रोविजंस, ये न्यूज़ में भी काफ़ी सुना होगा, पेपर में भी पढ़ा होगा। एसबीआई भी खासकर आपने सुना होगा प्रोविजंस कर रहा है, ये कर रहा है। देखिए, प्रोविजंस क्या होता है दोस्तों, बैंक जो है ना अपने जो जैसे मान लीजिए लोन बांटने का काम किया, लोन से जो वापस ईएमआई आएगी बैंक को विद इंटरेस्ट आएगी, वो बैंक की कमाई है। पर अगर लोन खराब हो गए, आई मीन लोन एनपीए हो गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गए, आपने 1,00,000 रुपया लोन दिया पर आपकी ईएमआई उसकी आ ही नहीं रही है कस्टमर की तरफ से, तो ये पूरा 1,00,000 रुपया आपका प्रिंसिपल जो आपने दिया था 1,00,000 का वो भी नहीं आ रहा है और इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, बैंक की जो एसेट्स है वो बर्बाद हो रही ना, बैंक के पास कुछ बच ही नहीं रहा है ना, क्योंकि बैंक के पास जो पैसा था वो बांट रही है पर उसकी रिटर्न नहीं आ रहा है। तो एक तरह से क्या हो रहा है कि लोन्स जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं बैड लोन्स के अंदर, लोन्स जो है वो बैड लोन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो फिर क्या है, अब ऐसे अगर इस तरह से चलता रहा तो बैंक की जो बैलेंस शीट है वो बहुत खराब दिखेगी ना, क्योंकि सारे लोन खराब होते जा रहे हैं, प्रिंसिपल ही वापस नहीं आ रहा है, तो इंटरेस्ट की तो बात छोड़िए, जो आपने मेन पैसा दिया था वो भी वापस नहीं आ रहा है। तो इस केसेस के लिए क्या होता है, प्रोविजंस किए जाते हैं कि ये प्रॉफिट के अंदर से मान लीजिए या कुछ इस तरह से बैंक के पास जो एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है, कहीं कहीं से जो प्रॉफिटेबल चीजें आ रही हैं, तो उसमें से कुछ पार्ट बैंक जो है प्रोविजंस के तौर पे संभाल के रख लेगा उन केसेस के लिए कि मान लीजिए लोन अगर खराब हो रहे हैं तो एटलीस्ट बैंक अपनी बैलेंस शीट में ये दिखा देगा कि हमने प्रोविजन कर रखे हैं उसके लिए। अगर लोन खराब भी हो रहे हैं तो हमने उसके लिए प्रोविजंस कर रखे हैं ताकि हमारी बैलेंस शीट खराब ना हो, हमारी परफॉर्मेंस खराब ना हो, हमारे बैंक के जो परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी दिखे, इसलिए हमने अपने प्रोविजंस जो कर रखे थे, मतलब हमने कुछ सोच रखा था कि अगर हमारे कुछ गलत हमारे लोन हो गए हैं और हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है उनकी तरफ से, तो हम ये प्रोविजंस का पैसा जो है उसकी जगह अपनी एसेट्स में दिखा देंगे ताकि जो है बैंक के जो फिगर्स हैं वो खराब ना हो। ठीक है ना, मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपया यहाँ पे खराब हो गया तो बैंक ने अपने 1,00,000 रुपया जो है प्रोविजंस में से निकाल के यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट में दिखा दिया कि नहीं, ये लीजिए जो 1,00,000 रुपया खराब हुआ था हम अपने प्रोविजंस में से उसको दिखा रहे हैं। तो क्या है, बैंक की जो रिपोर्ट होगी वो अच्छी दिखेगी, जो एसेट लायबिलिटी है वो अच्छा दिखेगा, क्योंकि बैंक ने अपने प्रोविजन से उसको जो है निकाल के दे दिया। इसीलिए कहते हैं कि बैंक को अच्छी प्रोविजनिंग करनी चाहिए, उसको ध्यान रखना चाहिए कि उसके लोन जो कितने परसेंटेज, रिपोर्ट्स देखनी चाहिए कि कितने लोन खराब हो रहे हैं, क्या हो रहा है, उस हिसाब से उसको अपने हर साल की प्रोविजनिंग चेंज करनी होगी। अगर लोन ज्यादा खराब हो रहे हैं, लोन ज्यादा एनपीए हो रहे हैं, तो बैंक को अपनी प्रोविजनिंग भी बढ़ानी पड़ेगी। पहले मान लीजिए 1,00,000 रुपया खराब हो रहा था तो प्रोविजन 1,00,000 का किया, मान लीजिए 10 लाख अगले साल खराब हो रहा है तो करीबन 10 लाख रुपया बैंक को प्रोविजन रखना पड़ेगा ताकि बैंक की एसेट लायबिलिटी खराब ना हो। क्योंकि देखिए, बैंक के जो रिजल्ट्स हैं वही देखते हैं कस्टमर लोग, और वही जो इन्वेस्टर्स हैं वही देखते हैं कि बैंक के रिकॉर्ड्स कैसे हैं, कैसा उसका मैनेजमेंट है, कैसे वो जो है एसेट लायबिलिटी को मेंटेन कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स तो वही देखेंगे। अगर आप ये दिखाओगे कि हमारा जो है इतना खराब है, हमारी कुछ प्रोविजनिंग नहीं है, हम लोग के लोन खराब होते जा रहे हैं, तो इन्वेस्टर भी अपना पैसा निकाल लेगा ना, वो आपके बैंक में पैसा क्यों लगाएगा, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट ही खराब है। इसीलिए शेयर होल्डर्स को सामने दिखाने के लिए, इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए एडिक्वेट प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो है लायबिलिटीज जो कि फ्यूचर में आ सकती हैं बैंक के पास, उसको मीट करने के लिए जो है प्रोविजंस जो है उसको यूज करा जा सकता है। तो रिजर्व शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम प्रोविजंस, ये चीज बस ध्यान रखिए। ठीक है, रिजर्व और प्रोविजंस बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अगला आप देखेंगे, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं।
बैंक्स ऑल्सो मेंटेन सीक्रेट रिजर्व्स टू फर्दर स्ट्रेंथन देयर कैपिटल पोजीशन। देखिए, एक तो रिजर्व रखते ही हैं बैंक्स, जो है अपना रिजर्व तो रखता ही है, उसके अलावा प्रोविजनिंग भी करता है, उसके अलावा वो सीक्रेट रिजर्व्स भी रखता है। वो किस लिए? बैंक्स ऑल्सो मेंटेन सीक्रेट रिजर्व्स टू फर्दर स्ट्रेंथन देयर कैपिटल पोजीशन। दीज आर नॉट रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में जो है बैंक दिखाता ही नहीं है। देखिए, ये चीज ध्यान रखिए। अगर क्वेश्चन आता है कि सीक्रेट रिजर्व्स क्या बैलेंस शीट में शो होते हैं, तो नहीं होते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। The chief function of owned funds is to provide a cushion against losses suffered by a bank and thus some protection to its depositors and other creditors। देखिए, जो owned funds में क्या क्या आता है आपका दोस्तों? पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स। ये क्या है? इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि एक कशन बनाता है लॉसेस सफर्ड बाय अ बैंक। मतलब अगर बैंक को लॉस हो रहा है तो ये एज अ कशन जो है, एज अ कुशन जो है इसको काम आता है कि मान लीजिए बैंक के एनपीए ज्यादा बढ़ रहे हैं और भी बढ़ रहे हैं और प्रोविजनिंग से भी काम नहीं बन रहा है, तो बैंक जो है अपने रिजर्व्स भी यूज कर लेगी उसके अंदर, ताकि जो है इन्वेस्टर्स को और डिपॉजिटर्स को उसकी बैंक की जो बैलेंस शीट है वो अच्छी दिखे, बैंक को उनको भरोसा रहे कि हाँ ये बैंक जो है अच्छे से काम कर रहा है और इसने अच्छी से किसी भी तरह की सिचुएशन को टैकल करने के लिए अपनी पॉलिसी इस तरह से बना रखी है, अपने रिजर्व्स इस तरह से बना रखे हैं, ये किसी तरीके के भी जो है फाइनेंशियल शॉक झेल सकते हैं। कोई रिसेशन आया तब भी ये अपने आप को झेल सकते हैं, अपने आप को जो है सस्टेन कर सकते हैं ड्यूरिंग टफ टाइम्स, ठीक है। तो जिसकी जितनी अच्छे रिजर्व्स होंगे, जितने अच्छी प्रोविजनिंग होंगी, जितने अच्छे सीक्रेट रिजर्व्स होंगे, उतना ही जो है वो जो है सस्टेन कर पाएगी इन द बैड टाइम्स, इन रिसेशन और इस तरह की कोई भी फाइनेंशियल शॉक को जो है वो बैंक झेल सकती है, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स और डिपॉजिटर्स को उस बैंक में कॉन्फिडेंस भी रहेगा, ठीक है दोस्तों। सीक्रेट रिजर्व्स ध्यान रखिए कि जो है ये और ज्यादा कैपिटल पोजीशन को स्ट्रेंथन करती है और ये बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती है, ठीक है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है सीक्रेट रखी जाती है फ्रॉम द पब्लिक, जो इसके शेयर होल्डर्स है उनसे भी ये छुपा के रखी जाती है। और जो है इसका जो है सीक्रेट रिजर्व्स का जो आपको मैंने बता दिया कि फंडा क्या है, कि ये रिजर्व्स जब यूज़ हो गए, जब आपकी प्रोविजंस यूज़ हो गए, उसके साथ साथ तब भी आपके जो है थोड़ा बहुत और ज़रूरत पड़ रही है आपको अपना बैलेंस शीट अच्छा दिखाने के लिए, तो आप सीक्रेट रिजर्व्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम लोग पहला लायबिलिटीज़ का पहला पार्ट पढ़ चुके हैं। उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है? एक सबसे पहले तो हमने पढ़ा है पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स, ठीक है। अब सेकेंडली हम पेड अप कैपिटल रिजर्व्स में भी हमने पेड अप कैपिटल क्या होता है वो जाना है, रिजर्व्स क्या होता है वो जाना है, प्रोविजनिंग क्या होती है वो जाना है, और सीक्रेट रिजर्व्स क्या होते हैं वो भी जाना है, ठीक है। डिपॉजिट्स, अब अगला जो है लायबिलिटी का वो आता है डिपॉजिट्स। देखिए, आप लोगों से पैसा ले रहे हैं, आप पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, आप बैंक है और आप पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या है, उसके लिए आपको वो पैसा वापस भी तो उनको देना है। अगर उनको जरूरत पड़ती है, वो डिमांड करते हैं, तो आपको वो पैसा देना भी है। एक तरह से आपके ऊपर आपके ऊपर एक लायबिलिटी है कि आपने पब्लिक से पैसा ले रखा है, उसको आपको चुकाना भी है, ठीक है ना। जो आपने ले रखा है वो क्या है आपके लिए लायबिलिटी। जैसे मैंने कार खरीदी और मैंने 5 लाख का लोन लिया बैंक से, तो मैं बैंक के लिए क्या हूं, लायबल हूं ना, मतलब मेरी लायबिलिटी है, ध्यान रखिए वो लोन। इसी तरह आप बैंक जो है वो पब्लिक से पैसा ले रहा है, तो बैंक की भी लायबिलिटी है पब्लिक के लिए कि हाँ भाई उनका पैसा उनको वापस देना है अगर वो मांगे तो, ठीक है ना, उनका पैसा डुबाना नहीं है। तो डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक आर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ फंड्स विद द बैंक, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल सोर्स, पैसा जो पब्लिक से ले रही है वही तो प्रिंसिपल सोर्स है इनकम का बैंक के लिए। उसी पैसे को तो वो क्या करती है, उन सेक्टर्स में इंजेक्ट करती है जहां पे लोन मांगते हैं लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। किसी तरह भी उनको पैसे की जरूरत पड़ी है तो बैंक जो है उनको लोन देता है, कुछ इंटरेस्ट ज्यादा मांगता है। डिपॉजिट पे अगर 8% मांगा है, मान लीजिए दे रहे हैं पब्लिक को, तो फिर लोन के लिए जिनको लोन चाहिए उनको 13-14% पे दे दिया, तो ये 6% पे जो है बैंक जो है चल रही है उसके इंटरेस्ट मार्जिन पे, ठीक है। अगला जो हम लेते हैं बोरोइंग। देखिए, बोरोइंग्स भी क्या एक तरह की लायबिलिटी है। मैंने 5 लाख का लोन लिया, मैंने बोरो किया बैंक से, तो मेरी लायबिलिटी है। इसी तरह बैंक भी अगर बोरोइंग्स करता है तो उसकी लायबिलिटी हो जाती है। जैसे बैंक किससे बोरो करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो करता है, कभी कभार आईडीबीआई से करता है, नाबार्ड से भी करता है, और एनबीएफआई से करता है। एनबीएफआई क्या होता है दोस्तों, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि एलआईसी, जीआईसी, इस तरह की जो
इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि नॉन बैंकिंग है, वो जो है उनसे जो है बोरो करता है, ठीक है। विच आर परमिटेड टू लेंड बाय द आरबीआई इन द इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। बैंक्स ऑल्सो बोरो फ्रॉम ईच अदर। देखिए बैंक जो है वो किस किस से पैसा मांग सकता है, दूसरे बैंकों से पैसा मांग सकता है, उधार मांग सकता है, या फिर वो क्या आरबीआई से भी मांग सकता है, आईडीबीआई, नाबार्ड, इन सब से भी मांग सकता है, या एनबीएफआई से भी मांग सकता है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि एलआईसी, जीआईसी, इन सबको एलआईसी, जीआईसी यानी एनबीएफआई को आरबीआई ने परमिट कर रखा है कि आप जो है बैंक को लोन दे सकते हो। किसमें? इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट में। आप कॉल मनी मार्केट में बैंक को अगर पैसे की जरूरत है तो आपके पास अगर पैसा है, एलआईसी, जीआईसी इन सबके पास अगर पैसा है, आईडीबीआई इन सबके पास पैसा है, तो आप जो है बैंक को वो पैसा दे सकते हो, उधार पे दे सकते हो। आप उनको, आप अगर वो आपसे बोरो करना चाहते हैं तो आप दे सकते हो, ठीक है ना। तो और बैंक्स जो है आपस में भी बोरो करते हैं, ठीक है ना। तो कॉल मनी मार्केट में ये सब चलता है। कॉल मनी मार्केट क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है, बैंक ने एक तरह से लोन लिया है, इन सबसे लोन मांग रही है ना, तो बैंक क्या है, एक लायबिलिटी हो गई बैंक की, तो इसीलिए लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है। यानी कि आपका पेड अप कैपिटल, रिजर्व्स, डिपॉजिट्स, बोरोइंग्स, ये सब क्या है दोस्तों, लायबिलिटीज हैं, ठीक है। शेयर जो आपने बैंक ने बेचे, उससे उसको पैसा मिला पब्लिक से, तो पब्लिक ने वो शेयर लेके आपको पैसा तो दिया है ना, यानी आपने पब्लिक का पैसा लिया है तो आपको चुकाना भी पड़ेगा, यानी पेड अप कैपिटल इज ऑल्सो लायबिलिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अदर लायबिलिटीज और क्या है, मिसलेनियस आइटम जैसे बिल्स पेएबल होता है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये अदर लायबिलिटीज होती है बैंक की। तो हम लोग पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स के बारे में पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में मैंने देखा है। रिजर्व बैंक की ग्रेड बी में भी ये क्वेश्चंस देखे थे मैंने, 13-14 में शायद आए थे, अभी का मैं बता नहीं सकता कि आए थे कि नहीं, बट ये पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट क्या होता है? इट इज़ अ डीड ऑफ ट्रांसफर थ्रू विच अ बैंक sells or transfer to a third party a part or all of a loan made by it to its clients। चलिए एक बार इसको हम समझते हैं पेज पे। देखिए दोस्तों क्या है, मान लीजिए ये बैंक है, ठीक है। अब ये जो बैंक है, अब ये क्या, इसका काम क्या है, लोन देने का है, ठीक है ना। अब क्या होता है, मान लीजिए बैंक का एक तरीका होता है कि अगर वो और पैसा रेज करना चाहता है तो वो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट के थ्रू पैसा रेज कर सकता है। कैसे रेज कर सकता है, ये देखिए। आरबीआई ने जो है बैंक्स को ये कह रखा है कि आप जो है चाहे तो एनबीएफआई से, जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे जो है आप जो है पैसा बोरो कर सकते हैं। कैसे? आप उनको क्या कीजिए, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट बेचिए। इसका मतलब क्या होता है कि बैंक का काम क्या है दोस्तों, लोन देना। अब लोन जो है वो अपने फंड से भी देता है ना, अपने फंड से ही तो लोन देगा ना। पर मान लीजिए बैंक चाहता है कि है ना, हम है ये जो फंड हम लोग दे रहे हैं लोन के तौर पे, ये फंड हमें इन लोगों से मिल जाए, मतलब इन एनबीएफआई से मिल जाए, ठीक है ना, एनबीएफआई से मिल जाए, ये फंड हमें ये लोग दे दें तो हम इनका ही फंड जो है वो लोन पे दे देंगे। एक तरह से क्या है, बैंक कहता है कि ये जो है आप हमारे लोन में पार्टिसिपेट करो, उसके लिए क्या करो, आप हमें फंड दो, हम ही आपके फंड को यूटिलाइज करेंगे कि किसको लोन देना है किसको नहीं देना है। हम ये चीज ध्यान रखेंगे कि हम जो है लोन मैनेजमेंट उसका पूरा करेंगे, लोन देना, लोन रिकवरी सब कुछ हम देखेंगे। आप उसके लिए हमें थोड़ी उस लोन जो भी उसका इंटरेस्ट आएगा उसमें आप हमें कुछ पार्ट दे देना, बाकी उसका फॉर सर्विसिंग द लोन आप हमें कुछ प्रॉफिट का कुछ पार्ट दे देना, बाकी आप रख लेना। तो एक तरह से क्या है, पार्टिसिपेट कर रहा है एनबीएफआई बैंक के लोन देने में। वो खुद अपना फंड दे रहा है और बैंक उनके ही फंड को लोन के तौर पे दे रहा है। पर क्या है, आरबीआई ने क्या किया कि जो नॉन बैंक्स हैं, ये जो नॉन बैंक है ना, ये जो भी है नॉन बैंकिंग, इनका काम नहीं है, इनके लिए कहा है कि है ना, आप क्या कर सकते हो, आप पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट खरीद सकते हो फ्रॉम द बैंक, और वो उसकी जो डेट्स होंगी, आई मीन फिक्स टर्म ऑफ मैच्योरिटी, मतलब या तो 30 दिन के लिए खरीदो या
60 दिन के लिए खरीदो या 90 दिन के लिए खरीदो या 180 दिन के लिए खरीदो, 30 दिन से कम का नहीं खरीद सकते और 180 दिन से ज्यादा का आप पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट नहीं खरीद सकते। मतलब कोई भी लोन होगा वो मिनिमम 30 दिन के लिए या मैक्सिमम 180 दिन तक के लिए जो लोन दे सकते हैं वही वाले में आप पार्टिसिपेट करो और किसी में मत करो। और आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको बैंक देगा वो 10% देगा मैक्सिमम। किसके लिए? नॉन बैंक्स के लिए, ध्यान रखिएगा। नॉन बैंक होंगे उनके लिए क्या करेगा, आरबीआई ने ये कहा है कि एनबीएफआई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आपका एलआईसी, जीआईसी, ये सब जो होते हैं ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं जिनका काम बैंकिंग का नहीं है, वो अपने फंड को बैंक को दे सकते हैं। और बैंक जो है थ्रू पार्टिसिपेशन फॉर सर्टिफिकेट, बैंक क्या करेगा, ये लीजिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ले लीजिए, इसके अगेंस्ट में मुझे आप फंड दीजिए। तो बैंक ने क्या कहा कि ठीक है ये लो हमने पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आपको दे दिया, एनबीएफआई कहेगा ठीक है हमें दे दो, ये लो हमारा फंड और इसको लगा दो। कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए या 60 दिन के लिए या 90 दिन के लिए या 180 दिन के लिए। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने कह रखा है कि हम जो है 30 दिन से ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं, 30 दिन से कम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और 180 दिन से ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग नॉन बैंक है, हमारा काम बैंकिंग का नहीं है, इसलिए आरबीआई ने हम पे ये फिक्स डाल रखी है। और जो हम आपके ये पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट खरीद तो रहे हैं पर आप हमें इंटरेस्ट कितना दोगे? तो आरबीआई ने बोला है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 10% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दोगी। अगर आपने मुझे 100 रुपया फंड दिया है, एनबीएफआई अगर 100 रुपया फंड देगी तो एनबीएफआई कहेगी कि आप हमें 100 तो दे रहे हो पर हमें 110 वापस चाहिए मैक्सिमम, जो कि 10% है। 115 नहीं मांग सकते। क्यों? क्योंकि 10% पे कैपिंग फिक्स है, ठीक है। पर बैंक कहता है कि ठीक है हम आपको ये दे तो देंगे पर हम आपके फंड को लोन के पे दे रहे हैं, हम आपके फंड को लोन दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, तो हम सारा सर्विस हम सब कुछ हम कर रहे हैं तो हमें भी कुछ पार्ट मिलना चाहिए। मान लीजिए हम 13% पे आपके इस फंड को दे देंगे तो 113 रुपया में से आएगा, उसमें से 110 रुपए तो हम आपको दे देंगे पर ये 3 रुपए तो हम रखेंगे। तो आरबीआई तो ये एनबीएफआई कहता है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें तो 10% ही मैक्सिमम मिल सकता था, तो ठीक है आप जो चाहो ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखिए जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट स्कीम है ये कौन सुपरवाइज करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इट इज कॉल्ड अ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट बिकॉज देखिए पीसी होल्डर जो होगा, ये पीसी होल्डर कौन हो गया इसमें? एनबीएफआई। क्यों? क्योंकि बैंक ने अपना पीसी बेचा और होल्ड किसने किया? अब एनबीएफआई ने उसको खरीद लिया, यानी वो पीसी होल्डर बन गया। तो असल में तो देखा जाए तो पीछे से देखा जाए तो क्या है, असल में जो बैंक के लोन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कर रहा है। जो भी उसके अगर मान लीजिए ये 100 रुपये पे कोई डिफॉल्ट कर जाता है, मतलब ये 100 रुपया बैंक ने दिया और अगर आदमी ने डिफॉल्ट कर दिया उसके ऊपर, तो उसका भी जो है भार एनबीएफआई भी सहेगा। ये भी उनके पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट में क्लॉज है कि जो भी लायबिलिटी होगी अगर वो पैसा नहीं भी चुका रहा है तो वो भी आपको झेलना पड़ेगा। आप इंटरेस्ट ले रहे हो, आप इंटरेस्ट में भी पूरा पार्ट ले रहे हो, इतना सारा ले रहे हो, तो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो भी आपको उसमें भी पार्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एनबीएफआई भी कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप जैसा कहो हम लेने को तैयार हैं। आजकल ये क्या हो गया है दोस्तों, प्रॉब्लम क्या होने लगी है कि ये है ना पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, इसके अंदर क्या है कि जो आरबीआई ने ये कहा है कि एनबीएफआई जो है ना वो क्या करेंगे, जो आपके शॉर्ट टर्म एडवांसेस हैं, ये 30 दिन और 180 दिन क्या है? शॉर्ट टर्म है ना। 1 साल से कम के जितने भी होते हैं वो सब क्या है? शॉर्ट टर्म एडवांसेस है। 1 साल से ऊपर के उनको क्या है? लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म एडवांसेस होते हैं। तो आरबीआई कहता है कि एनबीएफआई के फंड को आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हो, ओनली शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर सकते हो। तो पर क्या हो रहा है, मान लीजिए 180 दिन के बाद वो जो है खत्म हो जाता है, फिर हो सकता है कि वो रिन्यू होने के लिए फिर से आए, आई मीन कस्टमर बोले कि देखो जी ये मैंने कैश क्रेडिट लिया था 180 दिन का, अब मुझे इसको रिन्यू कर दीजिए। तो अब दोबारा बैंक को जरूरत पड़ेगी फंड की। तो अगर मान लीजिए इनके पास कोई शॉर्ट टर्म फंड नहीं है, इनके पास इतना पैसा अभी नहीं पड़ा हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए, पहले इनके पास एक्स्ट्रा पैसा था एनबीएफआई के पास, तभी तो वो पैसा दे रहे थे ना बैंक को। पर हो सकता है जब वो दोबारा लोन वाला आदमी है वो दोबारा मांगने आए तो हो सकता है इनके पास एनबीएफआई के पास वो इतना शॉर्ट टर्म पैसा फिर से ना पड़ा हो। तो जो इन एनबीएफआई ने इनके पास लॉन्ग टर्म वाला जो पैसा पड़ा हुआ था उसमें से भी ये उठा के देने लग जाते हैं।
तो ये गलत है दोस्तों। आरबीआई ने क्या कहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको देना है पैसा और जो आपके पास पड़ा हुआ एक्स्ट्रा उसमें से देना है, जो आप लॉन्ग टर्म वाले में से हैं आप उसमें से उठा के मत दो। पर ऐसा भी होने लगा है, इसीलिए आरबीआई जो है काफी ज्यादा इस पे स्ट्रिक्ट हो गया है। पीसीज आजकल अपनी रेलेवेंस खो रहे हैं, पर तब भी है, पढ़ना है उसके बारे में तो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, पीसी की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। कौन सुपरवाइज करता है? आरबीआई सुपरवाइज करता है। एनबीएफआईज के थ्रू जो है बैंक पैसा उठाता है। बैंक पैसा उठा रहा है, एक तरह से बोरोइंग कर रहा है, तो इट इज अ लायबिलिटी ऑफ द बैंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये एक बार देख लीजिए, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आप इसको रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा जो आपको समझाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक मैंने आपको बता दिया था कि जो पीसीज हैं वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर पैसा उठाते हैं तो उसके लिए क्या आरबीआई ने गाइडलाइंस दी है। पर देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पीरियड ऑफ पीसीज इशूड टू अदर कमर्शियल बैंक्स। मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पीसी इशू किया है पंजाब नेशनल बैंक को, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 30 दिन के लिए या 180 दिन के लिए, आप उसके ज़्यादा के लिए भी कर सकते हो। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए भी ऐसा कुछ नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम 10% ही आप दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप उसमें और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इन केस ऑफ कमर्शियल बैंक को अगर आप इशू कर रहे हो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, द पीसीज आर अ न्यू फॉर्म ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट वेयर बैंक्स कैन रेज फंड्स फ्रॉम अदर बैंक्स एंड अदर आरबीआई अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज एलआईसी, जीआईसी एटसेट्रा. Truly speaking, participation arrangements work mainly to the benefit of big borrowers and to the detriment of small borrowers. जनरली ऐसा ये पॉइंट इसलिए दोस्तों, जनरली पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स को तब पिक्चर में लाया जाता है, जनरली जो है पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स को तब पिक्चर में लाया जाता है जब जो है बिग बोरोवर्स होते हैं। मान लीजिए बड़े बड़े बोरोवर्स हो गए आपके, जिनको अरबों में और इसमें पैसा चाहिए, तो बैंक के पास अगर इतना पैसा नहीं है तो वो क्या करता है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट इशू करता है अपने फेलो बैंक्स को या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि ये बड़े बड़े बोरोवर हैं, आप इनमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पर देखते हैं आपके स्मॉल बोरोवर्स के लिए तो ऐसा नहीं करती ना बैंक, बिग बोरोवर्स के लिए ही करती है। तो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट बड़े बड़े लोगों के लिए ही हो गया है ना, छोटे बोरोवर जो है उनके लिए कोई इसका यूज़ नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो असल पिक्चर है वो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स की, पार्टिसिपेशन अरेंजमेंट्स की, वो यही है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लायबिलिटीज़ के बारे में हमने सारा पढ़ लिया। लायबिलिटीज़ क्या क्या थी दोस्तों, एक थी हमारी एक थी हमारी पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स, दूसरे थे डिपॉजिट्स, तीसरे थे आपके बोरोविंग्स, चौथा था आपका ये अदर लायबिलिटीज़। अदर लायबिलिटीज़ में ही आपका पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। तो ये आपकी बैंक की लायबिलिटीज़ हो गई दोस्तों। अब एसेट्स तो शायद आज नहीं हो पाएगा अभी, तो अब हम एक काम करते हैं, एसेट्स अगले लेक्चर में ले लेंगे और साथ में उसमें डिमांड लायबिलिटीज़, टाइम लायबिलिटीज़, एनडीटीएल, ये सब लेंगे जो कि रिजर्व बैंक के ऑफ इंडिया के हमारे एसएलआर और सीआरआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो और कैश रिजर्व रेशो को समझने के लिए वो टर्म्स आती हैं। तो आप उन टर्म्स के बारे में जान लेंगे ज़्यादा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये ख़त्म होने के बाद हम जो है वहीं लेने वाले हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही स्टार्ट करने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छे से देखें, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। आप जो है वीडियो आपको कैसा लगा मुझे लाइक करके, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा, आपके लाइक्स का इंतज़ार करूंगा। तो आज के लिए दोस्तों मैं यहीं पे लेक्चर ख़त्म करता हूं, मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक पढ़ते रहें और ज़रूर जो है वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।